बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ACC 501 के लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 6 तक की मिड टर्म प्रिपरेशन की वीडियो शेयर करूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि मैं साथ साथ आपको समझाऊंगी भी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और अगर पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे खुद से सॉल्व कर सकें। और ये बात मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप इन लेक्चर्स की तैयारी यहाँ से कर लेंगे तो आपको हैंडल्स खोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स कि आपके MCQs, आपके क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट प्लस लॉन्ग सब कुछ यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये ACC का सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादातर मैथ्स के क्वेश्चन है, तो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं पेपर में, लेकिन फार्मूला और बाकी मेथड तो वही रहता है। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बता दूंगी। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी बेसिक एरियाज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो इसके 4 बेसिक एरियाज हैं। नंबर 1 पे है बिजनेस फाइनेंस। तो पहले हम देख लेते हैं बिजनेस। बिजनेस मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अपनी लाइफ में कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि जिसके बदले में उसको कोई एडवांटेज हो, प्रॉफिट हो, अर्निंग हो, पैसे मिले, तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। फाइनेंस, इंसान कोई रकम जमा करे अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए या कोई भी नई कंपनी को खोलने के लिए, अपनी कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम फाइनेंस कहेंगे। इसी तरह बिजनेस फाइनेंस एक ऐसी साइंस, एक ऐसी आर्ट है कि जिसके जरिए हम अपनी कंपनी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, बजटिंग करते हैं। नंबर सेकंड पे है इन्वेस्टमेंट। जिससा कि इसमें दो सूरतें हैं आपके पास कि जैसा अगर आपकी कोई कंपनी लॉस कर रही हो तो कोई सेकंड पर्सन आके बीच में इन्वेस्ट कर दे, पैसे मिला दे, मीन्स कि आपकी कंपनी को सहारा दे दे डूबती हुई किश्ती को, तो उसको जो पैसा लगाएगा ना उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। मीन्स के बॉन्ड्स और स्टॉक्स के तौर पे आपकी कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि माली असासों के साथ डील करने को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। थर्ड वन इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें ऐसे अदारे जिनसे हम मुश्किलात के वक्त कर्ज ले सकें, जैसे कि बैंक आ जाएंगे और दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज आ जाएंगी। फोर्थ वन इंटरनेशनल फाइनेंस। तो इसके बीच में हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इन्वेस्टमेंट दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये जस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट कवर द फॉलोइंग इश्यूज। तो ये फाइनेंशियल एसेट्स की हमें प्राइस का पता चल जाता है, हम उसका तयन कर सकते हैं। क्या इसके रिवार्ड्स हैं और रिस्क हैं इसका भी हम पता लगा लेते हैं, पता चल जाता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का बेस्ट मिक्सचर क्या है इसका भी हम तयन कर लेते हैं, इसकी हमें वजाहत हो जाती है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन इन्वेस्टमेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए, इसमें इसके भी 3 बुलेट पॉइंट्स हैं। स्टॉक ब्रोकेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई वी स्टडी फाइनेंस। तो हम फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं। इसमें जो फाइनेंस में अहम चीज़ें वो क्या है, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग के मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट की इस वक्त क्या कीमत है, डिफाइन अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अकाउंटेंट्स को माली फैसले करने के साथ साथ नई मालियाती मुआहदों के इम्प्लीकेशंस को समझने की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी मालियाती तज्जियाकार अकाउंटिंग की मालूमात का वसी इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अगर आपने ये क्वेश्चन यहाँ से समझ लिया ना, व्हाट आर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस, तो आपको बैलेंस शीट बनाने आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से गौर से समझिएगा। इसके भी 3 बुलेट पॉइंट्स हैं। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग में हमारे पास आ जाएगा कि कितनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये फिल्म इंगेज हुई है, व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड द फिल्म इंगेज इन। इस प्रोसेस को हम या इसकी मैनेजिंग को हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। ये देखें, इस डायग्राम को अपने जहन में रखिएगा। ये जो दे रहा है यहाँ पे करंट एसिड्स और फिक्स एसिड्स, इसमें हमारे पास ये दोनों एसिड्स आ जाएंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जब हम इन दोनों की वैल्यूज को मिलाएंगे ना, बैलेंस शीट की बात कर रही हूँ, तो हमारे पास टोटल एसिड्स आएंगे। जब हम करंट लाइबिलिटीज को, लॉन्ग टर्म डेबिट को और शेयर होल्डर इक्विटी को, इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर इक्विटी आ जाएगी। ये पूरा आपका फार्मूला बनेगा कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी प्लस
शेयर होल्डर इक्विटी। तो जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में यही क्वेश्चन आता है कि व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड द फर्म इंगेज इन। तो इसके बीच में हमारे पास ये फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इसी का ही पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेबिट और शेयर होल्डर इक्विटी। चेंज क्या हुआ इसके बीच में कि पहले ये ब्रैकेट यहाँ पर थी, हम फिक्स एसेट्स को देखते थे कैपिटल बजटिंग के बीच में। अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के बीच में हम करंट लाइबिलिटी को, लॉन्ग टर्म डेबिट को और शेयर होल्डर इक्विटी को देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन द फिल्म राइज मनी फॉर द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, कि फिल्म कैसे अपनी रकम को जमा करेगी रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, सरमायाकारी के लिए। अब इसका लास्ट पॉइंट था नेटवर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसमें भी हमारे पास ये देखें करंट लाइबिलिटी से लेके करंट एसेट्स तक, तो ये नेटवर्किंग कैपिटल हमारे पास आ जाएगा। इसका क्वेश्चन है हाउ मच शॉर्ट टर्म कैश फ्लो डज अ कंपनी नीड टू पे इट्स बिल, कि कंपनी को कितने शॉर्ट टर्म कैश फ्लो की जरूरत है कि जिसके के जरिए वो अपने बिल्स की अदायगी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पोरेट फिल्म। कारोबार की कॉर्पोरेट शक्ल में मतलब कि जो हम एक नकद रकम, लार्ज अमाउंट ऑफ कैश जमा करते हैं, इसको जमा करने में जो हमें दरपेश मसाइल होते हैं, इनको हल करने का एक जो स्टैंडर्ड मेथड है उसको हम कॉर्पोरेट फिल्म कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास टू पेयरिंग भी इन्वॉल्व हैं। तो इसमें पहले आ रहा है जिसमें शामिल है हमारे पास चार्टर इंक्लूड्स कॉर्पोरेशन का नेम, इंटेंडेड लाइफ यानी कारोबारी मकासद, और शेयर नंबर ऑफ शेयर्स यानी बड़ी तादाद में शेयर्स, सेट बाय द लॉज विच डिस्क्राइब्स द रेगुलेशन फॉर द बिजनेस, के ऐसे कवानीन मुरतब किए जाएं कि जिसके जरिए हमें बिजनेस के ज़ाब्ते के बारे में पता चले। यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो याद करें इसकी हमारी एक असाइनमेंट भी आई थी, सोल प्रोप्रीटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। सोल प्रोप्रीटरशिप का इतना सा है कि एक सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन एक ऐसा कारोबार खोले जिसको अकेला लीड कर सके, जैसे कि एक दूध दही की दुकान वाला है, उसके लिए तो ये एक कारोबार है ना। तो जो इसका वाहिद मलकियत हो, सोल प्रोप्रीटरशिप का मतलब है कि वाहिद मलकियत। पार्टनरशिप में आ जाता है दो या दो से ज्यादा एक कंपनी के सरबराह, एक कारोबार के सरबराह। तो इसमें हमारे पास दो आ जाते हैं कि जब आपकी कंपनी लॉस कर रही हो तो कोई सेकंड पर्सन आके बीच में इन्वेस्ट करता है, तो वो आपकी कंपनी का पार्टनर बन जाता है। और दूसरा ये है कि दो बंदे मिलके एक कारोबार को खोलते हैं, तो वो भी हमारे पास पार्टनरशिप पे आ जाता है। तो इसकी आगे से दो टाइप्स हैं, जर्नल और लिमिटेड। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन में आ जाएगी लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन यानी महदूद जिम्मेदारी वाली कंपनी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द एजेंसी प्रॉब्लम्स। इसमें भी हमारे पास ये 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंसी प्रॉब्लम, मैनेजमेंट गोल एंड एजेंसी कॉस्ट। एक एजेंट को अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए खिदमात हासिल करना पड़ती हैं, और जो स्टॉक होल्डर है वो एक मैनेजर हायर करता है अपनी कंपनी को रन करने के लिए। एजेंसी प्रॉब्लम, इसमें हमारे पास एजेंट और प्रिंसिपल इन दोनों के इंटरेस्ट के दरमियान जो तजाद है वो आ जाता है। मैनेजमेंट गोल्स, कि हमने कौन से अहदाफ को अचीव करना है, कौन से गोल्स को अचीव करना है। एजेंसी कॉस्ट यानी एजेंसी की लागत, कि आपके पास ये बजट है, इसके बीच में आपने अपने गोल को अचीव लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द मैनेजरल गोल्स। देखिए मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, इंशाल्लाह आपको नजर भी आ रही होगी, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी भी हौसला अफजाई हो जाती है। मैनेजरल गोल्स शेयर होल्डर के गोल से डिफरेंट हो सकती हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा एक्सपेंसिव प्रिक्यूस्टिव यानी कि अखराजात की इजाज़त, सर्वाइवल यानी बका, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में जब कोई कॉरपोरेशन सिक्योरिटी जारी करती है, अब देखें इन्वेस्टर से, फिर्म की इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टर से लेके कैश फ्लो तक, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इसमें आम तौर पे अंडरराइटर भी इन्वॉल्व होते हैं। अब सेकेंडरी मार्केट आ जाएगी,
इसमें एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर तक इस्तेमाल शुदा जो सिक्योरिटी है वो फरोख्त की जाती है। फरोख्त जो सिक्योरिटीज की ट्रेड यानी तजारत है वो चेंज हो जाती है इसके बीच में, लेकिन जो डीलर मार्केट होती हैं वो काउंटर की तजारत उस पर कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ, आसानी हो जाएगी आपके लिए भी। ये फिर मैं स्टॉक और बॉन्ड के जरिए, बॉन्ड इधर आ रहे इन्वेस्टमेंट की शेप में इन्वेस्टर्स के पास। अब इन्वेस्टर्स कौन है? मारिया और अली। अब इनमें सिक्योरिटी और मनी दोनों की तजारत हो रही है, कभी इसके पास आ रहे हैं कभी उसके पास आ रहे हैं। यहाँ पे मनी आगे जाएगी, दोबारा फिर इनके पास, तो दोबारा ऐसी प्रोसेस चलता जाएगा। ये जो इतना सा प्रोसेस है ना, इसको हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट। और इस सेकेंडरी मार्केट में पूरा आ जाएगा कि सिक्योरिटी और मनी इन्वेस्टर्स के बीच में जो ये गेम चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन डीलर एंड ऑक्शन मार्केट। ऑक्शन कहते हैं नीलामी को। तो इसमें हमारे पास टू वेज आ जाते हैं। ट्रेडिंग इन गिवन ऑक्शन एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट अ सिंगल साइट ऑन द फ्लोर ऑफ एक्सचेंज। ट्रेडिंग एक दी गई ऑकेशन यानी नीलामी का तबादला है जो एक्सचेंज के फ्लोर पर एक ही साइट पर होता है। और आगे ट्रांजैक्शन यानी हिस्सेस। हिस्सेस की लेन देन की कीमतें आमतौर पे हम पब्लिक को बता देते हैं। लिस्टिंग यानी फहिस साजी करना, लिस्ट बना देना। व्हाट इज द बैलेंस शीट? क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने बैलेंस शीट को समझना है तो आपको फार्मूला आना चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी। जब कोई मैनेजर बैलेंस शीट बनाता है तो उसके जहन में ये तीन खदशात लाजमी होने चाहिए। अकाउंटिंग लिक्विडिटी, आगे से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। डेबिट वर्सेस इक्विटी और कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। व्हाट इज द नेट वर्किंग कैपिटल बैलेंस शीट? इसको आप समझ लें, बहुत आसान सी चीज है ऑब्जेक्टिव के लिए भी, कि नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। जब ये NWC यानी नेट वर्किंग कैपिटल जीरो से बड़ा होगा तो करंट एसेट्स भी करंट लाइबिलिटी से बड़े होंगे। जब ये नेट वर्किंग कैपिटल जीरो से छोटा होगा, लेस होगा, तो करंट एसेट्स भी करंट लाइबिलिटी से छोटे होंगे। जब ये दोनों चीजें इक्वल होंगी यानी कि NWC जीरो के इक्वल होगी तो करंट एसेट्स भी करंट लाइबिलिटीज के इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि हाउ टू बिल्डिंग द बैलेंस शीट। तो बहुत ही आसान है। देखिए एसेट्स के बीच में कौन सी दो चीजें आ रही हैं? करंट एसेट्स और नेट फिक्स्ड एसेट्स। इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एसेट्स आ रही हैं। लाइबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी, तो इसके बीच में देखें करंट लाइबिलिटी आ रहा है हमारे पास, लॉन्ग टर्म डेबिट आ रहा है और शेयर होल्डर इक्विटी आ रहा है। मैंने कहा था इन दोनों के आंसर आपके पास इक्वल आने चाहिए। देखें यहाँ पे भी $600 आ रहे हैं और यहाँ पे भी $600। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि इधर तो हमने इसको सिंपल जमा कर दिया, हमारे पास $600 आ गए। यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने 70 में 200 को प्लस किया तो हमारे पास 270 आया। तो 600 में से जब हमने 270 को माइनस किया तो हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी आ गया। लेकिन जब हम इन सब को दोबारा से प्लस करेंगे तो हमारे पास $600 ही आएगा। व्हाट आर द बैलेंस शीट एनालिसिस? तो मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि जब भी कोई फाइनेंशियल मैनेजर बैलेंस शीट को बनाने लगता है तो उसके जहन में तीन खदशात लाजमी आते हैं। क्या है नंबर 1 पे? अकाउंटिंग लिक्विडिटी, डेबिट वर्सेस इक्विटी। तो इसमें हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर इक्विटी। और ये बात देखें ऑब्जेक्टिव के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लेवरेज हम किसको कहते हैं कि डेबिट का यूज हो फिर कैपिटल स्ट्रक्चर के बीच में, तो इसको हम फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। अब ये लाइन जो है मुझे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी कि डेबिट एक्ट्स एज अ लेवर इन द सेंस दैट इज मैग्निफाइज बोथ गेन्स और लॉसेस। लास्ट पॉइंट था वैल्यूज और वर्सेस कॉस्ट। व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? तो यहाँ से आपका चैप्टर 5 स्टार्ट हो गया। इसका फार्मूला है हमारे पास रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम। व्हाट आर द इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस? पहले बैलेंस शीट के एनालिसिस थे हमारे पास 3 बुलेट पॉइंट्स। अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस आ रहे हैं, इसके भी 3 बुलेट पॉइंट्स हैं। GAAP यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सेकंड वन इज नॉन कैश आइटम्स एंड लास्ट इज टाइम एंड कॉस्ट। ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी।
आपके कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं डिफाइन GAP की, तो इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। तो इसके बीच में हमारे पास दो प्रिंसिपल्स आते हैं, रियलाइजेशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल। देखें, जब इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस की बात होती है तो इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं, नॉन कैश आइटम्स, टाइम एंड कॉस्ट और GAAP। GAAP के अंदर हमारे पास दो प्रिंसिपल आते हैं, रियलाइजेशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल। टाइम और कॉस्ट, कॉस्ट के बीच में हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट आती है और पीरियड कॉस्ट आती है। टाइम के बीच में हमारे पास शॉर्ट रन आता है और लॉन्ग रन आता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा ये बना दिया चार्ट सा। नॉन कैश आइटम्स में डिप्रेशिएशन आता है और टैक्सेस आते हैं। नेक्स्ट ये लाइन मुझे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट लगी थी कि जो टैक्स का साइज होता है ये कौन शेड्यूल करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो ये क्वेश्चन पे 18 है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड मैनेजरल रेट्स। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, आपको बेस्ट समझ आ जाएगी तब। देखिए, इसने हमें एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक कॉर्पोरेशन ने टैक्सेबल इनकम दी है 200,000 और हमने अब इसकी टैक्स कैलकुलेशन करनी है। अब आप इसके हैंडआउट्स में आए, ये टेबल देखें, ठीक है। यहाँ पे इसने हमें 200,000 दी है। हमने देखते हैं यहाँ पे 200,000 किसके दरमियान आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसके दरमियान आ रहा है 100,001 से लेके 335,000 तक आ रहा है और इसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है 39। ये देखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय, ये कहाँ से आया, देखिए 50,000 मल्टीप्लाई बाय ये वाला इसका टैक्स रेट 15 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सेम वही चीज मल्टीप्लाई होके ये इधर आ गया। अब याद रखिएगा कि जो चीज इधर आएगी वो ऑटोमेटिकली माइनस होके इधर आ जाएगी। अब अगला हमारे पास क्या था इसके नीचे वाला 75,000, तो 75,000 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके टैक्स रेट के साथ यानी 25 के साथ, और साथ में हमने इसे 50,000 से माइनस कर दिया। अब देखिए ये 75,000 इधर लिखा हुआ था, अब ये इधर माइनस होके इधर आ जाएगा। 75,000 के पास बाद हमारे पास क्या था, ये देखिए 100,000, तो ये आ गया और इसको हमने किसके साथ अब मल्टीप्लाई करना है, इसके टैक्स रेट यानी 34 के साथ, ये आ गया। ये देखिए अब यहाँ पे था 100,000, यहाँ पर था तो ऑटोमेटिकली माइनस होके यहाँ पर आ जाएगा। और अब ये 2,000 इसका बाद हमारा नेक्स्ट रेंज थी, तो 2,000 किसके साथ बीच में आ रहा है 100,001 से लेके 335,000 तक और इसका टैक्स रेट हमारे पास 39% है, ठीक है। ये देखें ये ऐसे ही माइनस हो गया और साथ में मल्टीप्लाई हो गया। अब गेम यहाँ से है, इन सब का हमने ऐड कर लिया, जब हमने सम कर दिया तो हमारे पास टोटल टैक्स आ गया। ये देखें ये टोटल टैक्स हमारे पास आ गया। अब इसने हमें दो चीजें दी थी, एवरेज टैक्स रेट। एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालेंगे कि जो हमारा सम करके आंसर आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो उसने हमें टोटल इनकम टैक्स बताया था ना वो हमारे पास था 200,000, तो उसके साथ हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो जो आंसर आया वो हमारा एवरेज टैक्स रेट आया। अब मैनेजरल रेट था सेकंड, तो 2,000 के साथ कौन सी चीज थी 39, ये देखिए यहाँ पे भी 39 है, उधर कॉलम में भी 39 है, तो ये हमारे पास मैनेजरल रेट आ गया। ये जस्ट जो टू लाइंस हैं ये मुझे ऑब्जेक्टिव के लिए फ्लैट रेट में इंपॉर्टेंट लगी थी, नहीं तो ना करें, इंपॉर्टेंट नहीं है जरा भी। अब ये इसका कॉलम है, ये देखें अभी हमने पढ़ा है टैक्सेबल इनकम और मैनेजरल रेट पढ़ा है अभी। अब टोटल टैक्स और एवरेज रेट टैक्स आ गया, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल कैश फ्लो, तो इसके बीच में ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस फार्मूले को अपने जहन में रखिएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स इज इक्वल टू कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स प्लस कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स। इसमें जो पढ़ने वाली चीज है ना जस्ट वो ये है कि जो कैश फ्लो है फिल्म का के एसेट्स का वो इक्वल होना चाहिए कैश फ्लो के क्रेडिटर्स, जिसको हम बॉन्ड होल्डर्स भी कहते हैं, और उसका एडिशन हो साथ में कैश फ्लो के स्टॉक होल्डर्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द
कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन कैश फ्लो एसेट्स, तो इसके बीच में 3 इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबी होती जा रही है। कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स, तो इसमें हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको कहा था उसे पढ़िएगा। अब हर एक का अलग अलग वो बताएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स में हमारे पास कौन सा फार्मूला होगा। तो वो ये होगा, कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस नेट कैपिटल स्पेंडिंग माइनस चेंज इन नेट वर्किंग कैपिटल। इसी तरह ये ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा था, तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, नहीं तो ठीक है इसलिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स, इसको हम बॉन्ड होल्डर्स भी कहते हैं। ये इसका फार्मूला है नीचे, कैश फ्लो टू क्रेडिटर्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेड माइनस नेट न्यू बोरिंग। कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर्स, इसको हम ओनर्स भी कहते हैं, और इसका फार्मूला कैश फ्लो टू स्टॉक होल्डर इज इक्वल टू डिविडेंड्स पेड माइनस नेट इक्विटी राइज्ड। यहाँ पे आपके ये ऐसे ACC 501 के लेक्चर नंबर 1 से लेसन नंबर 6 तक की मिड टर्म प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे काइंडली पूछ लीजिएगा। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार होती है, तो काइंडली आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।